जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 24। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स बल्कि आपकी सारी की सारी स्टूडेंट लाइफ के लिए रेलिवेंट है। अगर आप मेरे से पूछें कि सर आप इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं और ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ा रहे हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आप बताइए स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला क्या होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में? सबसे बड़ा तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, जो वो आके हमारे साथ शेयर करता है, वो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में वो ये कि सर जो याद करते हैं वो भूल जाता है, जो भी याद करते हैं वो भूल जाता है। और फिर ख़ास तौर पे जब आखिरी महीने में याद करना पड़ा, रिवाइज करना पड़ता है ना, तो उस वक्त हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते हैं अकाउंटिंग के भी, उनकी भी प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर कुछ पेंडिंग चीज़ें भी होती हैं, टॉपिक्स भी होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और प्रेशर में इंसान चूँकि थोड़ा टेंशन में होता है, तो पीस ऑफ माइंड हो तो उस वक्त तो चीज़ें याद करना रखना आसान होता है, लेकिन टेंशन में फिर चीज़ें मज़ीद मुश्किल हो जाती है याद करना। तो सर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में चीज़ों को याद नहीं कर पाते, बार बार भूल जाते हैं, बार बार। ये शायद आपको भी ये मसला हो, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करता था कि बार बार रिवीजन कर लूँ। प्रॉब्लम कम थी मेरे साथ, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी थी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे एजुकेशनल एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो यही करते हैं, जो याद करते हैं सर भूल जाता है। अच्छा, इस मसले के ऊपर मैं तकरीबन पिछले कोई 1-1.5 साल से काम कर रहा था कि इस मसले का हल क्या है। तो कुछ मैंने देखा है इंटरनेशनल जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं कंसेप्ट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन करने के लिए। कंसेप्ट जो हम याद करते हैं ना, आपने देखा होगा, आप अभी कोई चीज़ याद करते हैं, याद हो जाती है फादर टाइम बिंग, लेकिन 3-4 दिन के बाद भूल जाती है। इसकी रीज़न ये होती है कि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़ी होती है, वो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करते। जो चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ होती है कि जल्दी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें बैठ भी जाती हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी चीज़ें निकल भी जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को बैठते बैठते टाइम लगता है, लेकिन जब चीज़ें एक दफ़ा बैठ जाती हैं वो फिर इतनी आसानी से नहीं निकलती, वो बाज़ औक़ात साल तक याद रहती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, या मैं भाई से पूछता हूँ, मेरे भाई आप मुझे 8 का पहाड़ा सुना सकते हैं? पहाड़े याद किए होंगे ना, 8 का पहाड़ा सुना सकते हैं? हाँ, इंग्लिश में सुना दे, चाहे उर्दू में, पंजाबी में सुना देंगे, तो जैसे आपने याद किया हुआ है वैसे सुना दें। आपने नोट किया कि इन भाई ने शायद एक ही सांस में सांस भी नहीं लिया और फौरन सुना, और कोई गलती भी नहीं की। नोट किया आपने? इसी चीज़ को रिसर्चर ने रिसर्च किया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी होती है जो हम याद करते हैं ना, तो वो हमारे साल तक जेहन में रहती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, आपने लास्ट टाइम 8 का पहाड़ा कब रिवाइज किया था? कुछ इसका मतलब है कोई साल 6 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ होगा, इससे भी ज़्यादा, 5 साल से भी ज़्यादा, मे भी 10 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक चीज़, थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक चीज़ इन भाई ने 10 साल पहले याद की हुई है, 10 साल में उन्होंने एक दफ़ा भी इसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन मैंने 10 साल के बाद उनसे पूछा, उन्होंने बगैर रुके, बगैर गलती किए सारे का सारा पहाड़ा सुना दिया। इसी चीज़ के ऊपर रिसर्चर ने रिसर्च की, ऐसा कैसे होता है, कोई इन्फॉर्मेशन तो हम याद कर लेते हैं क्विकली, लॉन्ग टर्म साल के लिए याद रहती है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, लॉ का कंसेप्ट ऐसा होता है, याद करते रहे अगले हफ्ते फिर भूल जाता है, फिर याद करते हैं फिर भूल जाता है, बैठते नहीं जेहन में। जबकि कुछ चीज़ें जेहन में ऐसी बैठी हैं, साल के बाद भी कोई फौरी तौर पर भी पूछे ना, क्विकली हम उसको करेक्टली सुना देते हैं, बता देते हैं। इसके ऊपर रिसर्च है। तो उन्होंने कहा कि असल में ये डिपेंड करता है याद करने की अप्रोच पे। अगर आपकी याद करने की अप्रोच सिस्टमेटिक है ना, तो आप जो भी चीज़ याद करते हैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, वो साल तक नहीं भूलते। जैसे उन्होंने एनालिसिस किया, अब मैं थोड़ा ना एग्जैक्ट रिसर्च के अल्फाज तो आपके सामने नहीं रख रहा, लेकिन उसकी समरी इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ।
उन्होंने कहा जैसे जो पहाड़े याद करने वाली अप्रोच है ना, इसको अगर आप एनालिसिस करें कि पहाड़े कैसे याद किए इस भाई ने, उसी तरीके से हम सब ने याद किए होंगे। हमारे टीचर कैसे करवाते, कहते थे भाई सुनाओ, बार बार सुनते थे। और बल्कि हमारे स्कूल में तो हफ्ते में एक दिन होता था जिसमें उन्होंने पहाड़े सुनने होते थे सारे, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो अप्रोच क्या थी, वो अप्रोच पहले समझिए, जिस अप्रोच के मुताबिक हमने पहाड़े याद किया। और ये सिर्फ भाई की एग्जांपल नहीं दे रहा, आप खुद भी अगर आपने ज़हन में दोहराए ना 8 का पहाड़ा, आप ऐसे ही इतनी ही एक्यूरेटली और इतनी स्पीड के साथ सुना सकते हैं। तो कैसे हमने याद किया, कैसे हम इस काबिल हुए कि एक इन्फॉर्मेशन याद किया, साल तक हमें से कोई पूछे तो हम उसे फौरी तौर पर सुना सके। वो कहते हैं जी ये अप्रोच सुनिए, 3 स्टेप्स में हमें सिखाया गया। ये जो अप्रोच है ना, इससे चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे बैठी, 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप, हमने जिस चीज़ को याद करना था ना, हमने उसको डिवाइड किया है स्मॉलर पार्ट्स में। पहला सोल लॉन्ग टर्म मेमोरी का, जिस चीज़ को आपने याद करना है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे उन्होंने 8 का पहाड़ा सुनाया, अब इन्होंने 8, असल में जो 8 का पहाड़ा है ना, वो बेसिकली एक इटसेल्फ यूनिट नहीं है, उसके अंदर 10 स्मॉलर पार्ट्स हैं। 8 एकम 8 ये एक अलग कंसेप्ट है, 8 दूनी 16 ये एक अलग कंसेप्ट है, 8 तिया 24 ये एक अलग कंसेप्ट है। तो पहले हमने मेन कंसेप्ट 8 का पहाड़ा, उसे सब डिवाइड किया स्मॉलर पार्ट्स में। अगर मैं आपसे कहूँ ये ऐसे है, इसको याद कीजिए पूरे का पूरा पेज, आपके लिए याद करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं उसके 8-10 हिस्से कर दूं और आप उसको 1 बाय 1 हर हिस्से को लदा याद करें, आपके लिए याद करना आसान होगा। तो पहला सोल क्या होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, कि आपने मेन कंसेप्ट्स को डिवाइड करना है स्मॉलर पार्ट्स में। फिर इसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है, जैसे पहाड़ा हमने डिवाइड किया, दूसरा कंसेप्ट क्या, आपने रिवीजन करनी है, जिसे इस अप्रोच में नाम दिया जाता है रेपिटेशन का। आपने रिपीट करना है, बार बार दोहराना है इन कंसेप्ट्स को। अब देखिए हमने पहाड़े कैसे याद किए हुए हैं, हम में से किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से याद नहीं किए होंगे कि एक दफा पहाड़ा याद किया, आ गया, अब अगले साल ही सुनाएंगे हम या अगले महीने सुनाएंगे, ऐसा नहीं होता था, बल्कि हर हफ्ते सुनाने पड़ते थे। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, रेपिटेशन। आपने जो कुछ भी याद किया है उसे रिपीट करना है, रिवाइज करना है। रेपिटेशन का मतलब रिवाइज करना है, बार बार दोहराना है, जैसे पहाड़े दोहराए थे। ठीक है, क्या आप चैप्टर 2 आपने पढ़ा, लॉ का चैप्टर 3 पढ़ा है, क्या अभी तक कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कहा कंप्लीट कर लिया उसके बाद रिपीट किया? 1-2 स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने नहीं किया वो, नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा करते हैं। अब यही हम सीख रहे हैं कि इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाए। पहला डिवाइड करना स्मॉलर पार्ट्स, और दूसरा फिर उसकी रेपिटेशन कर दे। अब जिन्होंने रेपिटेशन किया, मैं उनसे क्वेश्चन पूछना, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 या 4 दफा रेपिटेशन किया? 3-4 हफ्ते हो गए है ना, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 या 4 दफा रेपिटेशन की है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, 1 दफा या 2 दफा। यही इस चीज का काम, रेपिटेशन करनी है और बार 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 करनी है। अब आप सोच रहे हो कि बार 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 रेपिटेशन का तो टाइम ही नहीं है। तीसरा सवाल, तीसरा स्टेप इसका जवाब है कि जब रेपिटेशन करनी है ना, तो सारी की सारी चीज को रिपीट नहीं करना, बल्कि फोकस करना है मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट के ऊपर। फोकस किसके ऊपर करना है? फोकस करो किस पे? ऑन डिफिकल्ट पार्ट्स, डिफिकल्ट कंसेप्ट। फोकस करो डिफिकल्ट पार्ट्स के ऊपर। अच्छा मुझे ज़रा सोच के बताइए, जब हम बाज़ औक़ात भूल जाते थे 8-8 क्या होता है, 8, तो फिर हम 8-8 64 होता है, तो फिर ये याद करने के लिए 8-8 64 होता है। 8 का पहाड़ा 1 से लेके 10 तक, फिर दोबारा दोबारा ऐसे करते थे कि बैठ जाते थे एक जगह और कहते 8-8 64, 8-8 64, 8-8 64, 8-8 64, पकाते थे उसको, पका के जब पक्का हो जाता था फिर उसके बाद एक दफ़ा रिवीजन करते थे 8 से लेके 8-82 तक। बताइए क्या करते थे? ये बार बार डिफिकल्ट एरिया के ऊपर फोकस करते थे कि रिवीजन करते हुए स्टार्ट से लेके एंड तक सारे के सारे रिवाइज करते थे। डिफिकल्ट एरियाज के ऊपर जिन पे हमारी गलती होती थी उनको बैठ के अलहदा से ठीक करते थे,
क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। वो कहते हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप आज भी काम करना शुरू कर देना, सीए में आके बिजनेस लॉ का पेपर देना है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन भी इसी अप्रोच के मुताबिक करें जिस अप्रोच से आपने पहाड़े याद किए हैं, टेबल्स याद किए हैं, तो ये भी आपको कन्फर्म गारंटी है उसी तरीके से याद होगा जिस तरीके से टेबल्स याद है। आज से 10 साल बाद भी आपसे कोई लॉ का कंसेप्ट पूछेगा ना, और अगर आप इस तरीके से तैयारी की हुई है, आप उसे बगैर रुके सारा कंसेप्ट सही बता सकेंगे। टेस्टेड एंड ट्रस्टेड बात कर रहा हूं आपके साथ, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये है अप्रोच, ठीक है। असल में इसको ढूंढने के पीछे मेरा जो ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं ये चाहता था कि आखिरी दिन में समटाइम रिवीजन हर टीचर कहता है बहुत अहम है, आखिरी दिन जो आपने रिवीजन की ना वही अगले दिन लेके जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है आखिरी दिनों में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे प्रेशर होता है, सारे कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ टॉपिक रह जाते हैं। फिर उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है आखिरी दिनों में टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें या फिजिकली भी गड़बड़ हो जाती है, फूड पॉइजनिंग है, पेट खराब हो गया है, बुखार हो गया, बीमार हो गए, फैमिली में कोई इशू हो गया जिसकी वजह से 3-4 दिन उधर ज़ाया हो गए, तो फिर बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये भी फैसला करते हैं कि नहीं अब टाइम बहुत ज़ाया हो गया, आखिरी दिनों में तो रिवीजन करनी थी, आखिरी दिन ज़ाया हो गए, अब मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ। हमारा टारगेट ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, आखिरी एक दिन तो दूर की बात, आखिरी एक हफ्ता तो दूर की बात, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस अप्रोच के मुताबिक काम करें ना, तो आखिरी महीने में भी, बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, आखिरी महीने में भी अगर आपने किताब ना खोली हो, तो इस अप्रोच के मुताबिक लेकिन काम किया हो, आप इस काबिल हों एग्जाम में पेपर देने के लिए जाएं, एक एक क्वेश्चन सामने आए, आपको पता हो इसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं और क्या क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, ये है मकसद इस अप्रोच का। अगर इस काबिल आप हो गए, अगर इस अप्रोच की मदद से आप इस काबिल हो गए कि आखिरी दिनों में बगैर किताब खोले आप दूसरों से पूछे, हाँ भाई पूछो क्या पूछना है, पूरे लॉ में से पूछो क्या पूछना है, जिस मर्जी चैप्टर से जो मर्जी कंसेप्ट पूछ लो, 3 दिन हो गए मैंने किताब नहीं खोली, लेकिन जो मर्जी कंसेप्ट पूछ, और जो मर्जी कंसेप्ट पूछे और आप बताए, फिर है इस अप्रोच का फ़ायदा। अगर आप इस अप्रोच इस लेवल के मुताबिक नहीं पहुंचे तो फिर इस अप्रोच का कोई फ़ायदा नहीं। और ये अप्रोच फिर बता रहा हूँ टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन है, ये इस काबिल बनाती है कि आप जिस तरीके से टेबल याद किए है ना, उसी तरीके से आप लॉ के कंसेप्ट्स भी याद कर सकें इसका। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है। शर्त क्या है? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, ठीक है। बहरहाल ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इस अप्रोच को ऑफिशियली नाम क्या देते हैं भला? अगर आप नेट पे सर्च करना चाहें ना कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये पता नहीं आपने पहले सुनी नहीं है, ऐसा भी कभी हो सकता है। अब सर पता नहीं क्या सैरी करके आए हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, आखिरी पूरा महीना किताब ही नहीं खोलेंगे, फिर भी पेपर आएगा, सारा कुछ हमें याद होगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सर तो लगता है पागल हो गया। ज़हन में बात आ रही होगी ना। अगर आपको शक हो, आप इसको चेक करना चाहें, नेट पे जाके चेक कीजिए अप्रोच स्पेस्ड, इस अप्रोच को कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन अप्रोच, स्पेस्ड रेपिटेशन अप्रोच। इसके साथ आप सर्च कर सकते हैं ये अप्रोच है क्या, कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये अप्रोच क्या करती है, ये आपके पूरा जो आपने सिलेबस याद करना है ना, इसमें बेसिकली 3 लोगों का इनपुट होता है रिजल्ट देने के लिए, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक सॉफ्टवेयर। स्पेस रेपिटेशन अप्रोच एक मानी हुई दुनिया में अप्रोच है जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ करते, और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं मेडिकल के स्टूडेंट। उनकी पढ़ाई हमारे से जो याद करने वाली चीज़ें हैं, रटे लगाने वाली, वो बहुत सी होती है। आपको पता है वो केमिकल्स के नाम होते हैं। मतलब मैं मैट्रिक में था ना, साइंस में था, तो उसमें अजीबोगरीब से नाम होते थे। एक सोडियम होता था Na, और पता नहीं उसका फार्मूले होते थे, कैल्शियम और पता नहीं क्या कितने कितने एलिमेंट्स उन्होंने याद करने होते हैं। तो वो याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे कंसेप्ट जो हैं वो याद करना इतने मुश्किल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुश्किल है, मेडिकल की फील्ड में हमारी आसान है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। उन लोगों ने ज़्यादा मटेरियल याद करना होता है, तो बेसिकली ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट यूज़ करते हैं इस अप्रोच को, लेकिन इक्वली वैलिड है हम अकाउंटेंट्स के लिए भी, ठीक है। स्पेस ये अप्रोच करती क्या? सबसे पहला इसमें काम आता है टीचर का। टीचर क्या करता है? टीचर आपका पूरा जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है।
पूरा सब्जेक्ट उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें सब डिवाइड करता है, तोड़ता है कितने छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे आपके फॉर एग्जांपल अगर 18 चैप्टर्स हैं तो मैंने उनको तकरीबन 300, 350 या 400 कंसेप्ट्स में ब्रेक करना है छोटे छोटे, ठीक है, ताकि, और वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स कैसे ब्रेक करना है, वो आई कैप के क्वेश्चंस को सामने रख के, आई कैप की केस स्टडीज को सामने रखे, आई कैप के एमसीक्यूज को सामने रखते हुए, ताकि आप याद भी कर रहे हो और याद भी उस तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से आई कैप पूछ रहा है, ताकि एग्जाम में वो जितने पॉइंट पूछ रहा है जिस तरीके से पूछ रहा है आप उसको उस तरीके से लिख के दे सके। तो मैं आपके सारे सब्जेक्ट को तोड़ूंगा छोटे छोटे कंसेप्ट्स में। पहले सब्जेक्ट डिवाइड होगा चैप्टर्स में, हर चैप्टर के जितने कंसेप्ट्स हैं उनके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और फिर वो पार्ट्स उठा के मैंने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर देना है। इस सॉफ्टवेयर में स्पेस रेपिटेशन ये एक अप्रोच है। बहुत से सॉफ्टवेयर बने हैं जो इस अप्रोच के मुताबिक काम करते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। मैंने उनमें से सर्च करके जो मेरे ख्याल में इस वक्त तक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए सेलेक्ट किया है। उसका नाम है ब्रेनस्केप, BRAINSCAPE, ब्रेनस्केप। ये स्पेस रेपिटेशन के ऊपर बेस कर रहा है सॉफ्टवेयर। ये स्पेस रेपिटेशन के ज़रिए से आपकी रिवीजन करवाएगा। इसमें होगा क्या, पहले मैंने आपके सारे कंसेप्ट्स को तोड़ के इसमें इंटीग्रेट कर देना है, फिर आपने क्या करना है, आपका काम क्या है, आपने उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। आप सॉफ्टवेयर पे अपना अकाउंट बनाएंगे, फ्री का अकाउंट होगा, कोई पेड अकाउंट की भी ऑप्शन है लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको। फ्री का अकाउंट बनाइए और उसमें दूसरे नंबर पे आपने हमारी जो क्लास होगी उसको एक्सेस करना है। स्टेप नंबर 1 अकाउंट बनाना है। स्टेप नंबर 2 आपने एक्सेस करना है उस क्लास को, जो बुक है जिसको हमने रिवाइज करना है उसको, और फिर आपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते जाना है। रिवाइज करते हुए कुछ कंसेप्ट्स आपको इजी लगेंगे, कुछ डिफिकल्ट लगेंगे, आप मार्क करते जाते हो, ये इजी था, ये डिफिकल्ट था, ये इजी था, ये डिफिकल्ट था। फिर तीसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर का काम आता है। ये क्या करता है भला, ये जो आपके डिफिकल्ट कंसेप्ट्स होते हैं उनकी अलग से लिस्ट बनाता है, इजी वाले कंसेप्ट्स की अलग से लिस्ट बनाता है। आपने आज रेपिटेशन की ना, ये रेपिटेशन मजे की बात, ये 8 से 10 मिनट की रेपिटेशन होगी। ये जो रिवीजन होगी कितनी होगी, एक दिन में 8 से 10 मिनट काफ़ी हैं, लेकिन ये 8 से 10 मिनट आपने रोज देने हैं। जब कल आप 8 से 10 मिनट, जब कल का सेशन स्टार्ट करेंगे ना, आज के सेशन में तो आपके सामने तरतीब से क्वेश्चन लेके आएगा। कल के सेशन में जब आप बैठेंगे तरतीब से क्वेश्चन नहीं लेके आएगा, बल्कि क्या करेगा, जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है वो आपसे पहले टेस्ट करेगा। जब आप रिवीजन करते, अभी भी देखिए अगर आप रिवीजन करते हो, मैं जब स्टूडेंट था तो इसी तरीके से रिवीजन करता था, जो कि गलत तरीका है। मैं कैसे करता था, लॉ की रिवीजन करनी है ना, 8 चैप्टर सर ने पढ़ा लिए, रिवीजन कर, चैप्टर 1 से शुरू करो जो सबसे पहले पढ़ा है, चैप्टर 2 पे जाओ, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5, फिर चैप्टर 6, फिर चैप्टर 7, फिर चैप्टर 8। हालांकि असल में जो चैप्टर्स एंड पे होते हैं वो निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होते हैं। होता क्या है, चैप्टर 1 आप 20 दफ़ा रिवीजन कर देते हैं, लेकिन चैप्टर 4 जो है वो 12 दफ़ा रिवीजन हुई होती है, और 6, 7 जो आपने 3-4 दफ़ा रिवाइज किया होता है सिर्फ, और चैप्टर 8 की रिवीजन की बारी नहीं आती। भाई ऐसी होता है ना, आप खुद से सोचिए कि आपके किसी भी सेशन में, सिर्फ इस बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहा, किसी भी सेशन में नॉर्मली जो एंड वाले चैप्टर्स होते हैं वो वीक रह जाते हैं, शुरू वाले चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि आप रिवीजन करते हुए तरतीब से रिवीजन कर रहे होते हैं। हालांकि रिवीजन का असूल क्या है, रिवीजन का असूल ये है कि जो आपके डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं ना वो पहले रिवाइज करो, ईजी एरियाज़ बाद में करो। ये नहीं कि तरतीब से चलते जाओ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे रिवीजन नहीं, ये रिवीजन का असूल गलत है। सही रिवीजन का असूल क्या है, डिफिकल्ट एरियाज के ऊपर फोकस करो, नहीं पहले रिवाइज करो। तो ये आपके डिफिकल्ट एरियाज का रिकॉर्ड रखेगा। इसके पीछे एक कम्प्लेक्स एल्गोरिथम काम कर रहा होता है। ये आपके डिफिकल्ट कंसेप्ट्स का रिकॉर्ड रखेगा जो आपको मुश्किल लगे हैं, और फिर आपके जैसे जैसे सेशन करते जाएंगे डिफिकल्ट कंसेप्ट आपके सामने लेके आता रहेगा। जैसे सेकंड रिवीजन में जो मोस्ट 10 डिफिकल्ट कंसेप्ट्स होंगे आपसे वो टेस्ट करेगा, फिर उसके रिजल्ट की बेस पे सेशन 3 में जब आप जाएंगे उसमें मोस्ट डिफिकल्ट, यानी जब तक आहिस्ता आहिस्ता आपके डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर ग्रिप नहीं होती जाएगी और वो इजी नहीं होते जाएंगे, वो आपसे डिफिकल्ट टेस्ट करता रहेगा। यानी एवरी टाइम जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे ना, वो आपको चैलेंज करेगा, आपको इजी कंसेप्ट सामने नहीं लेके आएगा, डिफिकल्ट कंसेप्ट्स लेके, और आपको खुद पता होगा हाँ ये कंसेप्ट्स मेरा वीक है, इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत थी। वो आपकी मेहनत को उन टॉपिक्स के ऊपर लगवाएगा जिनको मेहनत की ज़रूरत है।
उनके ऊपर नहीं लगवाएगा जो ऑलरेडी तैयार है। अगर आप खुद से मैनुअल प्रिपरेशन करें ना तो आपको नहीं पता, एक चैप्टर है उसके अंदर 50 कंसेप्ट है, आपको कैसे पता कि कौन सा कंसेप्ट वीक है कौन सा स्ट्रांग है। या अगर फर्ज कीजिए 5 कंसेप्ट वीक है पता भी है, तो चैप्टर में उन कंसेप्ट को ढूंढना, उनके ऊपर पहुंचना मुश्किल होता है। जबकि इसमें बड़ा आसान होगा, कैसे? हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के 50 हिस्से कर दिए होंगे और हर हिस्सा अलग-अलग वो आपसे टेस्ट कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का, ये टीचर का काम, मेरा काम है, ये आपका काम है। और ये डिफिकल्ट एरियाज की क्लासिफिकेशन करना और आपको डिफिकल्ट एरियाज पे फोकस करवाना, ये सॉफ्टवेयर का काम है। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो है ज़बानी कलामी अप्रोच मैंने आपके साथ शेयर की। अब ज़रा इसके डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आप सबके पास मोबाइल है इस वक्त। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है मोबाइल के ज़रिए से भी और कंप्यूटर लैपटॉप के ज़रिए से भी। आप जो इस वक्त क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपके पास लैपटॉप तो नहीं है इस वक्त, क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल रखिए अपने सामने। और ये जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपके पास मोबाइल की भी ऑप्शन होगी, लैपटॉप की भी। आप जिसको चाहे, अगर मोबाइल फ्री है मोबाइल को सामने रखे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और अगर मोबाइल नहीं है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं, तो कंप्यूटर के साथ ही एक अलग टैब ओपन कर लें और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को साथ चला रहा हूं, आपने मेरे साथ चलते जाना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन याद रखें, पहले हम सीखेंगे इस सॉफ्टवेयर पे अकाउंट बनाना, फिर सीखेंगे हम कोर्स को एक्सेस करना, और फिर उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है। ये जो अकाउंट बनाना है ना और कोर्स को एक्सेस करना है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए ज़रूरी है, बाद में ज़रूरी नहीं। एक दफ़ा अकाउंट बन गया, बार बार अकाउंट नहीं बनाना। एक दफ़ा आपने कोर्स को अपने अकाउंट में ऐड करवा लिया, बार बार ऐड नहीं करवाना, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेंगे अकाउंट बनाने में और कोर्स को ऐड करने में। उसके बाद जब कभी आपने रिवीजन करनी है, क्लिक करेंगे, विद इन 5 सेकेंड्स आप रिवीजन करने के काबिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब ये है हमारे सामने, प्रोजेक्टर ऑन करते हैं। चलिए, अच्छा मोबाइल पे आइए, एक्सप्लोरर पे, और टाइप कीजिए, गूगल पे आइए और टाइप कीजिए brainscape.com, BRAINSCAPE, brainscape.com, brainscape.com। एक दफ़ा जब आप एक्सेस कर लेंगे, बाद में ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देता है brainscape.com। जी देखिए, पहुंच गए आप ब्रेनस्केप? किधर? हाँ, शाबाश शाबाश, आप भी पहुंच गए, शाबाश। जब आप इससे पहुंचेंगे तो इस पे आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है, टॉप पे राइट, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, उनके साथ भी डिस्प्ले शेयर कर दीजिएगा। टॉप राइट कॉर्नर पे 3 हॉरिजेंटल लाइन नजर आ रही हैं आपको। आप इन 3 हॉरिजेंटल लाइन को जब क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ऑप्शन दे रहा है लॉगिन, और दूसरी ऑप्शन क्या है? गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड की ऑप्शन है फर्स्ट टाइम यूजर के लिए। ये बेसिकली साइन अप है। साइन अप और साइन इन में फर्क पता है ना आपको? फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाना है तो साइन अप, और अगर एक दफा अकाउंट बनाने के बाद में लॉगिन करना है तो फिर साइन इन। तो अगर आपका ऑलरेडी ब्रेनस्केप का अकाउंट है, कंटिन्यू, अगर आपका ऑलरेडी ब्रेनस्केप का अकाउंट है तो आप साइन इन का बटन दबाएंगे, लॉगिन का बटन दबाएंगे। और अगर ऑलरेडी ब्रेनस्केप का अकाउंट नहीं है, नया अकाउंट बनाना है, तो फिर आप बटन प्रेस करेंगे गेट रजिस्टर्ड का। क्या था? गेट स्टार्टेड का। शाबाश, गेट स्टार्टेड का। तो अब चूंकि फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए। अच्छा, अभी आगे आपने अकाउंट वगैरह नहीं बनाना अभी, ठीक है? जैसे मैं कहूं आपने वैसे उसी तरीके से चलना है।
अब इसी तरह हम कंप्यूटर पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। मोबाइल पे भी अकाउंट बन सकता है, कंप्यूटर पे कैसे बनेगा? जाएंगे ब्रेन BRAIN ब्रेन SCAP brainscape.com और यहां पे हम कर देंगे इसको क्लिक। नो इंटरनेट, वो कनेक्ट ही नहीं किया। ओके कनेक्ट हो गया। जी यहां पे अब देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे दो बटन नजर आए, लॉगिन और गेट स्टार्टेड। कौन सा बटन दबाना है मैंने? अब चूंकि फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया। जब गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आप, वो चाहे मोबाइल के जरिए से करें या चाहे कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए से, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें वो आपसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह के बारे में पूछ रहा है। तो क्या करना है? फर्स्ट नेम पहले, अच्छा अब देखिए, आपने फर्स्ट नेम जब लिखना है ना तो अपना CRN नंबर पहले लिखना है। आपका जो CRN नंबर है उसको पहले लिखना है। ये किस वजह से CRN नंबर कह रहा हूं ये आपको बाद में बताऊंगा। CRN नंबर, जैसे फर्स्ट के मेरा CRN नंबर है 123789, 123789, फिर इसके बाद लिख लिया MUHAMMAD मोहम्मद आसिफ। फिर नीचे ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट आप अपना असल वाला लिखें ताकि कभी पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत पेश आए तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक अकाउंट एंटर कर देता हूँ। फिर पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड मैं कह रहा हूँ उसे कोई भी सजेस्ट कर दे, पासवर्ड एंटर, और नीचे एक्सेप्ट टर्म्स, इसको चेक करना है। एग्जैक्टली इसी तरह आप मोबाइल के ऊपर भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंटर करेंगे और एक्सेप्ट टर्म्स, इसको चेक करेंगे। फिर इसके बाद जब आप रजिस्टर का बटन दबाएंगे ना तो वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। ये हमारा पहला काम हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन याद रखें हर दफा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही दफा जिंदगी में करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके बाद अकाउंट क्रिएट हो गया, अब आपके सामने वो पूछ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट। इसको छोड़ दे, ये मैं आपको खुद बता रहा हूं, जो भी उसने बताना है आपको सारी चीजें मैं आपको खुद बता रहा हूं। आपने इसको क्रॉस कर देना। ये आपके सामने डिस्प्ले आ गया। इसी तरह का डिस्प्ले आपके पास मोबाइल में भी आ रहा होगा। देखिए डिस्प्ले आ रहा है, हाँ शाबाश, ये आपके पास डिस्प्ले में आ गया और आपके पास भी डिस्प्ले में आ रहा है। कोई बात नहीं, तसल्ली से करें, कोई इशू, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से करें। ऊपर आपका नाम लिखा होगा, नीचे वो माई क्लासेस की एक उसने हेडिंग दी होगी और नीचे कुछ क्लासेस आ रही हैं। नॉलेज रिहैब के नाम से आपके सामने एक चीज आ रही होगी, नजर आ रही है नॉलेज रिहैब के नाम से। क्या डिस्प्ले आया? डिस्प्ले आ गया आपका। हाँ, हाउ वुड यू स्टार्ट, इसको कैंसिल कर दे, चाहे बैक हो गया, बैक करके रिफ्रेश कर दे, नो प्रॉब्लम, बैक करके रिफ्रेश कर दे, दोबारा ऊपर आ जाए, 3 क्लिक करें, 3 लाइनें ऊपर देखिए माई क्लासेस है, माई क्लासेस के ऊपर क्लिक करें, शाबाश, ये आ गया माई क्लासेस आपका। ठीक है, आपका भी आ गया, कोई नहीं, कोई नहीं, ईजी हो गया, बाजू का नेट में प्रॉब्लम। अच्छा आपका आ गया ये, हाँ शाबाश शाबाश। ये अच्छा, ये नॉलेज रिहैब उसने बाय डिफॉल्ट एक कोर्स ऐड किया होता है, क्लास ऐड, इसको करने की जरूरत नहीं होती, इसको आप डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप देखें इसके सामने क्रॉस का बटन आ रहा है, अगर आप क्रॉस के बटन को दबाएंगे ना वो आपसे कहेगा कि मुझे बताओ मैं इसको रिमूव कर दूं। आप रिमूव करना चाहें कर भी सकते हैं, हम बाद में कर देंगे इसको रिमूव। पहले अपना जेन्युइन क्लास ऐड करवा लें, उसके बाद नॉलेज रिहैब वाली क्लास को हम रिमूव कर दें। इसको आपने रिमूव कर देना बाद में, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अब क्या करना है, यहां तक अकाउंट बन गया, ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हैं, मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन मुझे इतनी तसल्ली है, क्या अकाउंट मेरा बन गया, अकाउंट मेरा बन गया। जैसे ये आ गया ना हमारे सामने डिस्प्ले, तो कोई मसला नहीं। अभी मैंने क्या करना है, कुछ ये देखें, यहाँ पे अगर क्लिक करें ना इसको, तो ये हमें, ये माई क्लासेस है, क्लासेस के अंदर नॉलेज रिहैब है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, ये मुझसे पूछेगा इसको रिमूव कर दूँ, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं, पहले मैं एक कोर्स अपना जनरल वाला ऐड कर लूँ ताकि मेरी लाइब्रेरी खाली ना रहे। ठीक है, जब मैं अपना जनरल वाला ऐड कर दूंगा तो बाद में इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि किसी काम का नहीं है। ये मेरा अकाउंट बन गया, ये तो हो गया क्लियर। अब क्या करना है, स्टेप 2, अब अपने अकाउंट में कोर्स ऐड करना है। मैंने क्या करना है, अपने अकाउंट में कोर्स ऐड करना। अच्छा, कोर्स कैसे ऐड होगा, कोर्स ऐड होता है लिंक के जरिए से, और वो लिंक क्या पेस्ट करना है वो आपको शेयर कर दिया गया, शेयर कर दिया गया ना, लिंक है ना, लिंक आपके पास भी लिंक है। आपको जो पेज शेयर किया गया है, आप नहीं कर रहे फोन, कोई बात नहीं, तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है आपको मैं अभी देता हूं आपके साथ शेयर करता हूं। अब देखिए, आपके सामने एक लिंक आपको चाहिए, आपकी बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के लिए लिंक आपको मिलेगा पॉइंट 4 में। पॉइंट 4 में देखिए उसने यूआरएल दिया हुआ है, ये लिंक अगर आप पेस्ट करेंगे, इस लिंक पे आपकी क्लास मौजूद है बिजनेस लॉ की, जिसमें मैंने आपके फ्लैश कार्ड बना के रखे हुए हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जिसके पास ये लिंक होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है, जिसके पास ये लिंक नहीं होगा वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, स्टेप 1 काउंट हो गया ना, स्टेप 2 पे जाइए। brainscape.com, क्योंकि शुरू से करते हैं, www.brainscape brainscape.com, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, /P//2YFZJ। अच्छा, ये अल्फाबेट्स आप स्मॉल में लिखे या कैप्स में लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस वाली डैश, फिर LH, फिर माइनस वाली डैश, फिर है BZF। I8 है कि 18 है, I8। भैया देखिए एड्रेस ठीक मैंने टाइप किया, इस पे क्लिक कर दीजिए। जब इस पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको डायरेक्ट उस कोर्स पे ले जाएगा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। ये आ गया, कैफ फॉर बिजनेस लॉज बाय एम आसिफ, ऑटम 2022। अब देखिए क्या आपके मोबाइल पे यही कोर्स आ रहा है, क्या आपके मोबाइल पे यही कोर्स आ रहा है। अब मैं इसको मोबाइल पे भी टाइप कर लेता हूँ, www.brainscape brainscape.com /P//2YFZJ माइनस वाले हैश, LH फिर माइनस वाली हैश, फिर है BZFI8, ये सर्च का बटन दबा दिया, ये कोर्स आ गया आपके सामने, आ गया कोर्स, आपका भी कोर्स, हाँ बिल्कुल। अब इसमें आपको जो ऑरेंज कलर का स्टार्ट स्टडिंग नजर आ रहा होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसका मतलब है ये कोर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तो ये कोर्स एक जगह पे पड़ा हो ना जहां मैंने इसको रखा है, जब आप इसको स्टार्ट स्टडिंग करेंगे ना ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर, ये मैंने बटन दबा दिया स्टार्ट स्टडिंग का, ये दबा, ओ क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया था, लॉगिन कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम। लॉगिन करके आपने स्टार्ट स्टडिंग का बटन प्रेस करना है, यही कोर्स अब देखें आपके अकाउंट में आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे भी मोबाइल में जब स्टार्ट स्टडिंग का बटन प्रेस करेंगे तो यही कोर्स देखे उठ के आपके अकाउंट में आ गया जी। अच्छा अब देखिए कैफ फॉर बिजनेस लॉज नजर आ रहा है आपको, और उसके नीचे मुझे बताइए फिर अगर नजर आ रहा है, मैंने कितने चैप्टर्स अपलोड किए हुए अभी तक इसके अंदर? 2 चैप्टर्स। कौन कौन से? चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। अब मुझे बताइए आप, अब मैं नॉलेज रिहैब वाला तो डिलीट कर दूं ना, ये तो बिला वजह का। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आप इनमें से किस चैप्टर की रिवीजन करना चाहते हैं, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की, या दोनों की? बताइए। दोनों, चैप्टर 2। अब ये आपकी जजमेंट है। अगर आप समझते हैं जब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो ना तो बेहतर है एक चैप्टर रिवाइज करें, लेकिन जब 3, 4, 5 चैप्टर रिवाइज कर चुके और टेस्ट आ गया और टेस्ट में चारों चैप्टर शामिल है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर चारों चैप्टर की रिवीजन करनी चाहिए। अगर आप एक चैप्टर की रिवीजन करना चाहते हैं, इसको अनचेक करें, जिस चैप्टर की रिवीजन करनी है उधर क्लिक कर दें। चैप्टर 2 की रिवीजन करनी है, इसको क्लिक करें। चैप्टर 3 की करनी है, इसको क्लिक करें, उसको अनचेक कर दें। अगर सारे चैप्टर्स की रिवीजन करनी है तो यहां पे सेलेक्ट ऑल क्लिक कर दें। ये क्लियर हो गया? सेलेक्ट ऑल करके स्टडी को कर दें, वो आपके सारे चैप्टर्स की रिवीजन करवा देगा। लेकिन अगर सारे चैप्टर नहीं, सिर्फ चैप्टर 2 की रिवीजन करनी है, इसको क्लिक करें, इसके आगे प्ले लिखा, ये अब ये सिर्फ चैप्टर 2 की रिवीजन करवाएगा। ऊपर सारे सबको सेलेक्ट करके ऊपर से मैं क्लिक करता, सारे चैप्टर्स की रिवीजन करवाता। अब ये आ गया हमारा चैप्टर 2। अब इसी तरह यहां पे भी मैं चैप्टर 2 को चेक करके उसको सेलेक्ट कर देता हूं। आप इसी तरह कीजिए, चैप्टर 2 को कर लिया। कह रहा है कि अब आपको बता रहा है कि आपने 10 स्टडी कार्ड्स, 10 स्टडी कार्ड्स, 10 कार्ड स्टडी करनी है। बेसिकली कार्ड का मतलब कंसेप्ट, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर लफ्ज क्लास का मतलब होता है सब्जेक्ट क्या है, क्लास का मतलब सब्जेक्ट, और डेक का मतलब DEC डेक, उसका मतलब है चैप्टर्स, और कार्ड का मतलब कंसेप्ट्स हैं। तो कह रहे हैं आपने कितने कार्ड स्टडी करने हैं, 10 ही अपनी मर्जी से, वो आपकी अपनी मर्जी। अगर अपनी मर्जी से करना चाहते हैं क्रॉस कर दे, 10 करना चाहते हैं 10 करते हैं, हम 10 कर लेते हैं। क्योंकि याद रखे 10 सेलेक्ट करने के बावजूद भी आप 5 या 6 कंसेप्ट करने के बाद छोड़ सकते हैं इसको। और अगर 15 करना चाहते हैं तो 10 का सेलेक्ट करके दोबारा रिवीजन कर ले, तो कोई पाबंदी नहीं, आप मल्टीपल टाइम भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है एक दिन में एक दफा रिवीजन करें और वो 8 से 10 मिनट की हो, बस, ज्यादा की नहीं। अच्छा जब आपने क्लिक कर लिया तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। इधर तो नहीं आया, इधर क्या कह रहा है? सिग्नल प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे हैंड के। मोबाइल पे देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, क्या? डिफाइन ऑफर आर प्रपोजल। अब वो आपको समझा रहा है नीचे ब्लू शेडेड एरिया में, रिवील द आंसर व्हेन यू आर रेडी। जब आपके सामने क्वेश्चन आया अपने जहन में इसका आंसर लेके आना, इसका आंसर क्या होगा? डिफाइन ऑफर आर प्रपोजल। आप बताइए डिफाइन ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन बताएं। पर्सन हु शोज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। बिल्कुल। अब हम जब हमने आंसर अपना रिपीट अपने जहन में ले आए, आपने नीचे रिवील आंसर को प्रेस करना है। जब रिवील आंसर को प्रेस करेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब आपने मैच करना है कि आपके जहन में जो आंसर आया और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कितना मैच करता है आपस में, आपने कितने % ठीक आंसर दिया, ये अब आपने खुद वैल्यूएट करना है, क्या आपने कितने % आंसर ठीक दिया। जी अब आप बताइए, आपने आंसर दिया और यहां पे जो आंसर था वो भी पढ़ लिया, आपके ख्याल में आपने कितने % आंसर ठीक दिया जी? हाँ। अब आपने टू डू और नॉट टू डू समथिंग तो बताया था, लेकिन जो एंड वाले पॉइंट है ना, टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ, ये नहीं बताया था। अब आपने खुद से वैल्यूएशन करनी है कि मैंने कितने % आंसर ठीक दिया। अगर आप समझते हैं आपने 100% आंसर ठीक दिया, आपने 5 पे क्लिक करना है। अगर आप समझते हैं आपने 80% आंसर ठीक दिया, आपने 4 पे क्लिक करना है। ये आप अपने आप को नंबर दे रहे हैं 5 में से। अगर
मैक्स 100% ठीक है 5 मार्क्स, अगर 80% ठीक है 4 मार्क्स, अगर 60% ठीक है 3, 40% ठीक है 2, और अगर 20% या उससे कम है फिर 1। अब आप मुझे बताइए, ये वैल्यूएशन आपने खुद से करनी है, ये आपकी जज, और ये सबसे अहम कंसेप्ट है, चीज है, इसमें आपने डंडी नहीं मारनी, क्योंकि इसमें डंडी मारी ना अगर आपने तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। सिस्टम हो सकता है फिर उसको जो कंसेप्ट आपको नहीं आता लेकिन आप डंडी मार के कहें नहीं मुझे तो ये आता है, वो फिर इसको दूसरी क्लास में ले जाएगा कि जो कंसेप्ट आपको आते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल, अब बताइए कितनी असेसमेंट है आपकी? 4 को क्लिक कर देना आपने। जब आप 4 को क्लिक कर देंगे तो लिखा हुआ है यू रेटेड दिस कार्ड ए 4, इट शुड नॉट रिपीट फॉर ए वाइल। इसका क्या मतलब है कि ये कंसेप्ट अब आपको आता है ना, ये अब कुछ अरसे के लिए कंसेप्ट रिपीट नहीं होगा। कौन से कंसेप्ट रिपीट होंगे भला? जो नहीं आते, जिनको आपने 1 या 2 साइन किया होगा। क्लियर हुआ ये? और नीचे आपको एरो बना के बता रहा है कि 1 है रिपीट, जिनको आप 1 नंबर देंगे ना वो ऑफन रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, और जिनको आप 5 नंबर देंगे वो रेयरली रिपीट होंगे। क्लियर हुई ये बात? अब इसी चीज को हम जरा कंप्यूटर के जरिए से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, नेट हमारा चल जाए सही। ये तो नहीं चल रहा, ये ट्राई करते हैं। नो वाईफाई नेटवर्क क्या मतलब? मोबाइल पे क्लियर हो गया आपने कैसे काम करना? चलिए इसका नेट का कोई मसला हल करते हैं, थोड़ी देर के लिए पास कीजिएगा जी। तो यहाँ पे हमने स्टडी 10 कार्ड पे क्लिक कर दिया। अब उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं कंप्यूटर के से, डिफाइन ऑफर और प्रपोजल। अब बताइए टू ऑब्टेन द कंसेप्ट। अब देखा, अभी रिवीजन की तो आपको इनको पता चल गया कि टू ऑब्टेन द कंसेप्ट वाली बात करनी है, शाबाश। अब कह रहा है जब आप अपने आंसर आप अपने जहन में लेके आए और फिर जब जहन में ले आए रिवील आंसर पे क्लिक करें, आंसर आपके सामने आएगा। अब आपके जहन में जो आंसर है और जो यहाँ पे कार्ड में आंसर, आपने उसको मैच करना है और देखना है कि कितना मैच करता है। अब की बार कितना मैच किया? 100%। वो कह रहा है रेट हाउ कॉन्फिडेंटली यू न्यू द आंसर। तो बताइए कितना कॉन्फिडेंटली आपने आंसर किया? 5। ठीक है, परफेक्टली। हम 5 पे क्लिक कर देते हैं। अब वो कह रहा है इट शुड नॉट रिपीट फॉर ए वाइल। क्यों? क्योंकि ये तो आपका परफेक्ट कंसेप्ट है। बताइए हमें फोकस किन कंसेप्ट्स पे करना है, जो डिफिकल्ट वाले हैं या जो हमारे परफेक्ट हैं? जो डिफिकल्ट वाले हैं। इसीलिए अगर मैं इसको 1 या 2 करता ना तो वो कहता है ये मैं दोबारा आपसे पूछूंगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को बताएं। When the offeree communicates his consent to other, आंसर रिवील करते हैं। When the offeree shows his consent to offer, it is called acceptance। बेहतरीन। अच्छा फर्ज कीजिए कि ये हमें नहीं आता था, अगर तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखता? 1। क्लिक करता। अब इसने उसको मेरी उस लिस्ट में डाल दिया जो उसने रिपीट करना है। इसके अंदर पूरा चैप्टर इंक्लूड, मैंने पूरे चैप्टर के कंसेप्ट इसके अंदर डाल दिया मैं। नहीं, इन 10 कार्ड्स के अंदर पूरा चैप्टर नहीं होगा। ये 10 कार्ड्स आपके पूरे चैप्टर में से आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे? जो आपके मुश्किल वाले होंगे वो आपके सामने आया करेंगे। यानी ये नहीं है कि 10 चैप्टर में पूरा 10 कार्ड्स में पूरा चैप्टर टेस्ट होगा, ये नहीं। लेकिन 10 कार्ड्स में पूरे चैप्टर में से जो आपको सबसे मुश्किल कंसेप्ट लगते हैं ना वो टेस्ट होंगे। फर्क समझ आ रहा है आपको? उसका फोकस ऑल कंसेप्ट्स के ऊपर नहीं है, उसका फोकस डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल। रिवील आंसर। एग्रीमेंट प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड एग्रीमेंट। देखा एग्रीमेंट की डेफिनेशन गलत बता दी, एग्रीमेंट की डेफिनेशन। और कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल वाला, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ठीक है। नीचे उसने वो लाइन बताई है मशहूर जमाना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी हमें नहीं आता, मैंने इसको 2 मार्क्स दिए, थोड़ा सा आता था बाकी। लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। बताइए एसेंशियल्स क्या है? नहीं याद हमें, बताए मैं। 2 पर्सन्स, इंटेंशन टू क्रिएट, सर्ट, बिल्कुल ये आ गया।
ठीक है, इसको हमें आता है, मैंने इसको फॉर एलोकेट किया। अब इसी तरीके से ये चलता जाएगा आगे, आंसर करते जाएंगे, मैच करते जाएंगे, वैल्यूएशन करके मार्क्स देते जाएंगे हम। ठीक है, आपने इसको आगे चलते जाना, जब कंप्लीट हो जाए रिलैक्स करना है। देखिए बार बार या ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, 10 कार्ड या 10 मिनट बहुत सफिशिएंट ऑप्टिमल ड्यूरेशन है आपकी रिवीजन करने के लिए। 8 से 10 मिनट डेली आपने सिर्फ देने हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में कंप्यूटर के ऊपर, घर वालों ने किसी काम से भेज दिया, जाओ भाई दुकान से ये सामान लेके आओ। आपने परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं कहना मैं पहले अपना ये रिवीजन पूरी कर लूँ फिर जाऊँगा, नहीं नहीं ये नहीं करना। घर वालों ने कहा फौरी तौर पे इसको क्लोज करना है, मोबाइल पकड़ना है और दुकान पे सामान लेने के लिए चले जाना है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या भला, कि आप इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के ज़रिए से भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के। आपका जो अकाउंट बन गया ना, वो आप कंप्यूटर के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए से भी। कंप्यूटर घर में पड़ा है, अब दुकान पे गए आप, वहाँ पे रश है, आपने कहा 5 मिनट में मेरी बारी आएगी, कोई मसला ही नहीं, जेब से मोबाइल निकाला, brainscape.com पे गए, अकाउंट बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके कोर्स में पहुँच गए और दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दिया। चूंकि आपका हर क्वेश्चन के बाद जो आप स्टैटिस्टिक्स देते हैं ना, रैंकिंग देते हैं, रेटिंग देते हैं, वो सिंक्रोनाइज कर रहा होता है रियल टाइम में, साथ साथ फौरी सिंक्रोनाइज कर रहा होता है। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स आप घर में छोड़ के आए थे ना, जब दुकान पे जाके 10 मिनट के बाद आप वो वहीं से शुरू करवाएगा आपको। यानी प्रैक्टिस कार्ड 1 से शुरू होगी, लेकिन ये कार्ड 1 के स्टैटिस्टिक्स वो वही यूज करेगा जो आप घर में यूज करके आए। समझ रहे बात को? तो इसीलिए आपके पास ये जरूरी नहीं है 10 कार्ड जाए तो 10 के 10 ही एक सिटी में करना जरूरी है, नहीं। आपके पास फर्ज कीजिए अगर 5 मिनट हैं, आप 5 मिनट को भी जाया ना कीजिए, 5 मिनट में 4 कार्ड स्टडी कर ले। ठीक है, ये असल में एक तो इसका ये फायदा ना, ये डिफिकल्ट रिवीजन करवाता है, डिफिकल्ट कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करवाता है। एक और इसका बड़ा फायदा जो मुझे फील होता है ना, वो ये कि आपके पास पूरे दिन में जो बाजू का छोटे छोटे इंटरवल्स होते हैं ना, 5 मिनट फ्री टाइम मिला, 10 मिनट 15 मिनट फ्री टाइम मिला, और हम उस टाइम को ज़ाया कर देते हैं, नहीं पढ़ते। नहीं, क्यों? मैं कहता हूँ बात का मेरे साथ ऐसे होता है, मैं कहता हूँ 15 मिनट फ्री टाइम है, लेकिन 15 मिनट तो मुझे किताबें खोलने में, सेटिंग शूटिंग करने में गुजर जाएंगे, और जब मैं सेट होकर बैठूंगा, चैप्टर सामने खोलूंगा, उस वक्त 15 मिनट का मेरे पास फ्री टाइम होगा, और फिर उसके बाद दूसरा टाइम शुरू हो जाना कोई, या मे भी नमाज का टाइम उसके बाद शुरू हो जाना, फिर तो मैं नमाज पढ़ने चले जाना, तो मैं नमाज के बाद ही बैठूंगा पढ़ने के लिए। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में क्या फायदा, आपके पास अगर 5 मिनट का भी फ्री टाइम है ना, आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। 3-4 कार्ड भी आपने 5 मिनट में स्टडी कर लिए ना, आपने 5 मिनट का हक अदा हो गया। तो आपने छोटे छोटे, कभी क्लास में बैठे हैं, टीचर 10 मिनट के लिए लेट है किसी वजह से, क्या करें? फेसबुक पे चले जाए, यूट्यूब पे चले, ये भी ऑप्शन है, टाइम जाया कर लें, सो जाए थोड़ी देर, ये भी ऑप्शन है। एक और भी ऑप्शन है आज के बाद, क्या? ब्रेनस्केप पे चले जाके, जितनी देर में टीचर नहीं आता 7-8 रिवाइज कर ले। ठीक है, और कोशिश करें इसके ऊपर जरा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक तो ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आपने पहाड़े याद किए होंगे, और ये जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। डेली बेसिस के ऊपर आप इसकी रिवीजन करेंगे ना, 8 से ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा, 8 से 10 मिनट, लेकिन डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, महीने के बाद खुद देख लीजिएगा आप किसी और लेवल पे होंगे, इस लेवल पे नहीं होंगे जिस लेवल पे आप हैं। आपको ये जरूरत नहीं होगी कि कोई टेस्ट है तो आज जाके रिवीजन करनी है, आप नो प्रॉब्लम, टेस्ट कल है, अभी मेरे से पूछ लो, पूछ लो क्या पूछना। लेकिन उसी वक्त अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंटली रिवीजन कर रहे होंगे, फिर बता रहा हूँ, तजर्बा नहीं हो रहा आपके ऊपर, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। दुनिया में लाखों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें जो याद करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ फेमिलियर हों, और ये आपके CFAP लेवल पे भी काम आएगा। देखिए अभी तो कैफ लेवल के जो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट्स होंगे उन पे तो मैं आपको ये कार्ड्स बना के दे दूंगा, लेकिन CFAP लेवल ये अभी पाकिस्तान में इसको लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, CA में तो मैंने नहीं देखा किसी भी टीचर ने ये इस अप्रोच को, स्पेस रेपिटेशन को यूज़ किया हो। ओवरऑल भी इस सॉफ्टवेयर को मैं देख रहा था, 2 टीचर्स हैं पाकिस्तान में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो यूज़ करते हैं, वरना ये सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं और इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपके बहुत काम आएगा। CFAP लेवल पे आप खुद से इस काबिल हो जाएंगे, कार्ड बनाना शुरू कर दें। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा आ गया आपका जिसका टीचर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं भी करता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप क्या करें, खुद से बनाना चाहे बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं।
तो इस सेशन में आप ना सिर्फ ये कि इसको यूज करना सीखें बल्कि इसके फंक्शन भी देखें क्या क्या फंक्शन है इसके, और फिर नेक्स्ट टाइम जब CFAB लेवल पे पहुंचे तो उसमें देखें सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसमें सिलेबस कैफ की निस्बत कई गुना कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपने मिनिमम टाइम में रिवाइज करने होंगे। ये चीजें, इस तरह की चीजें उस वक्त काम आती है और बहुत काम आएगा इंशाल्लाह आपके। तो कोशिश करें इसको अब आप अपनी डेली प्रैक्टिस में लेके आए, डेली बेस। शुरू में हो सकता है 2 3 4 दिन ना आपको लगे कि कोई इतनी वैल्यू एडिशन तो नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 से 3 हफ्ते गुजरेंगे आपको खुद फर्क महसूस होगा कि आप में जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उस स्टूडेंट में और जो स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहे उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा इंशाल्लाह। लेकिन उस वक्त जब आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे और तकरीबन 1 महीने के बाद कंपेयर करना, 1 महीने के बाद कंपेयर करेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो किस लेवल पे है और कंसेप्ट्स आपके कैसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्लियर हुआ? कुछ समझ आया आपको कि किस तरीके से आपने इसको यूज करना है? आज से यूज करना फिर शुरू कर दें। मैं मीनवाइल ईद की छुट्टियां जब है ना, इनमें कोशिश करूंगा कि मजीद कुछ चैप्टर्स ऐड कर दूं, लेकिन याद रखें जो चैप्टर हम क्लास में कंप्लीट करेंगे ना, कंप्लीट होने के बाद मैं इधर अपलोड करूंगा, पहले नहीं करूंगा, क्योंकि रिवीजन जाहिर है पहले लर्निंग होती है बाद में रिवीजन होती है ना। तो पहले कंसेप्ट लर्न करेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद इधर अपलोड होकर आया करेगा। क्लियर हो गई ये चीज़? प्रोसीजर। अच्छा, ये जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है ये सारी की सारी रिटर्न फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर दी हैं। घर जाके आपको सारा कुछ भी भूल जाए आपने परेशान नहीं होना, ये पेज निकालना है और पढ़ना शुरू कर देना, सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, मजीद अगर कोई प्रॉब्लम आती है साथ साथ हम चलते रहेंगे क्लास में, आप इसको यूज़ करते रहे, मेरे साथ शेयर करते रहिएगा, आपको मैं इंशाल्लाह उसका हल बताता रहूँगा। क्लियर? लेकिन अब कोशिश करें इसको आपने छोड़ना नहीं। थ्योरी के देखिए प्रॉब्लम एक ही है जिसका ये सोल्यूशन है, एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि थ्योरी में जो याद करते हैं भूल जाता है, और इस अप्रोच के बाद अगर आप याद करेंगे इंशाल्लाह, मेरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं कभी, साल तक नहीं भूलेंगे, ये 6 महीने तो दूर की बात है। लेकिन फिर वही बात, अगर डेली कंसिस्टेंसी के साथ ज्यादा नहीं, कितने मिनट, सिर्फ 10 मिनट देते तो देंगे जी 10 मिनट डेली रिवीजन करेंगे, सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, छत पे करें, घर में बैठ के जिधर मर्जी करें, कोई टेंशन नहीं, बाजार करें, घर के, कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मिनट डेली बेस पे लगाने जरूर है। चलिए आज यही कुछ आपके साथ शेयर करता। देखिए आज हमने कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं सीखा सब्जेक्ट, लेकिन ये वो चीज़ है जो अगर आपने पिक कर ली, आपको समझ आ गई, आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली, तो पूरे CA कैरियर में आपके काम आएगी। कहीं पहुंचेंगे इंशाल्लाह, दुआ देंगे भाई को। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।